नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं शिवांगी पुरोहित द्वारा लिखित किताब सांची, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। अब तक इस कहानी में आपने सुना कि कैसे सांची की मां ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपना घर छोड़ दिया। सांची जो वंश के प्यार में खुद को भूल जाना चाहती है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उसे जकड़ लिया है। इस बीच पिता की जिंदगी में एक औरत ने दस्तक दी है जो सांची को परेशान कर रहा है। वहीं एक दिन सांची जब अपने स्कूल से घर वापस लौटी तो घर में दाखिल होते ही वो चौंक पड़ी। आखिर अगर उस घर में उसके पापा नहीं थे तो कौन था, जिसे देखकर सांची को यकीन ही नहीं हुआ। चलिए सुनिए मेरे साथ सांची की कहानी। अंदर कमरे में जाकर देखा तो रागिनी घोड़े बेचकर सो रही थी। वो एसी ऑन करके और कंबल ओढ़कर बेफिक्र सो रही थी। सांची ने उसे देखा तो बहुत चक्की रह गई। सांची ने राजीव को फोन किया। पापा, ये रागिनी आंटी हमारे घर में सो रही है। हाँ बेटा, वहीं पास में काम से आई थी तो घर चली गई। डुप्लीकेट चाबी है उसके पास, मैंने ही दी है। राजीव ने बेफिक्री से कहा, आपने ऐसे कैसे हर किसी को चाबी दे दी? ये कौन है? हम जानते भी नहीं। ऐसे बेशर्मों जैसे हमारे घर में बिना किसी की मौजूदगी में सो रही है। सांची को बहुत गुस्सा आया। वो मेरी दोस्त है, मैं जो चाहे करूं, ये उसका भी घर है, समझी तुम? अपनी माँ की तरह मेरे सर पर सवार मत हो। राजीव भड़क गए। सांची ने फोन काट दिया। रागिनी की तरफ देख देख कर उसे गुस्सा आ रहा था। खुशी और बंटी स्कूल से आ चुके थे। उन दोनों ने रागिनी को उनके घर में देखा तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। सांची ऊपर कमरे में जाकर वंश को फोन करने लगी। वंश ने फोन उठाया तो सांची ने उसे गुस्से में सब बता दिया। वंश भी परेशान हो गया। उसने कहा, वो औरत ज्यादा ही हक जता रही है, ऐसे कैसे कर सकती है? जाओ तुम उसे जगा दो, मत सोने दो। नहीं, मैं उसे नहीं जगाऊंगी। बस कुछ ऐसा करती हूँ कि वो खुद ही जाग जाए, सांची ने कहा। वेरी गुड। वंश ने उसे शाबाशी दी तो सांची के अंदर का जोश और भी जाग गया। उसने वंश का फोन रखा और खुशी बंटी को बुलाकर सब समझा दिया। खुशी और बंटी बाहर के कमरे में जाकर तेज आवाज में टीवी देखने लगे। इधर रागिनी पर कोई फर्क ना पड़ता देख सांची ने किचन में जोर से जमीन पर बर्तन गिरा दिए। रागिनी की नींद खुल गई। वो उठकर बाहर आई तो देखा खुशी और बंटी टीवी देख रही हैं और उधर किचन में सांची बर्तन धो रही है। रागिनी ने किचन में आकर कहा, अरे तुम लोग आ गए, कैसा गया पेपर? ठीक था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? पापा आए थे क्या घर? सांची ने बंद कर पूछा। नहीं, मैं खुद ही आ गई थी, चाबी थी मेरे पास, रागिनी ने अपनापन जताकर कहा। वो तो ठीक है, लेकिन अब से आप जब भी आए पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, सांची ने कहा। अरे इन्फॉर्म क्या करना, मेरा ही तो घर है, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, रागिनी ने कहा। रागिनी का ये जवाब सांची को कुछ पसंद नहीं आया। उसने फिर जवाब दिया, बात वो नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप जब भी आए तो पहले मुझे बता दे। खुशी और बंटी अभी छोटे हैं, ऐसे बंद घर को कभी खोलकर घुस जाना अच्छी बात नहीं होती। आप मेरा नंबर नोट कर लेना। सांची के तेवर अब तीखे हो गए थे। मैं इस घर के मालिक की सहमति से यहाँ आती हूँ, उन्हें बता देती हूँ, इतना काफी है। तुम लोग अभी बच्चे हो, ज्यादा समझते नहीं हो। ये कहकर रागिनी बाहर आ गई। अब सांची का मन किया कि रागिनी का मुंह तोड़ दे। उधर रागिनी टीवी देख रहे बंटी के बाजू में जाकर बैठ गई। क्यों छोटू, इतनी तेज आवाज में टीवी देखते हो? तुमने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। तो आप अपने घर जाकर सो ना, बंटी ने मुंह पर बोल दिया। लेकिन ये भी तो मेरा ही घर है, सामने से रागिनी का भी जवाब आया। जी नहीं, ये हमारा घर है, आपका नहीं, बंटी ये कहकर अंदर चला गया। रागिनी आंख बबूला उठी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। आज जो कुछ हुआ उसने सब राजीव को चुगल दिया।
रागिनी की सारी स्वीटनेस अब हवा हो चुकी थी। शाम को राजीव अल्कोहल का अच्छा खासा डोज लेकर घर आए और तीनों बच्चों की क्लास लगाई। शराब के नशे में व्यक्ति ये भी भूल जाता है कि वो अपने बच्चों से बात कर रहा है। हाँ, तो क्या परेशानी है? यदि उसे घर की चाबी दी है तो जिम्मेदारी से दी है। वो कोई चोर तो नहीं है कि घर का सामान ले जाएगी। राजीव ने सांझी से कहा। सांझी चुप रही। अपनी माँ की तरह मेरे काम में नाक मत घुसाना सीखो। बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। वो महिला इतनी अच्छी है, तुम लोगों से प्यार से बात करती है और तुम उस पर तानाशाही जता रहे थे। यही सीखा है क्या स्कूल में? राजीव तो बंद होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। और तुम जमीन में से उगे नहीं हो और मुंह चबड़ी करना सीख गए। हमारा घर है, आपका नहीं। ऐसा बोलते हैं किसी से? किसका घर है ये, तुम्हारा या तुम्हारे बाप का? राजीव ने बंटी को डांटा तो बंटी ने रोना शुरू कर दिया और ऊपर वाले कमरे में भाग गया। खुशी उसके पीछे भाग गई। इधर सांझी ने राजीव को खाना खिलाया और बिना कुछ खाए ऊपर कमरे में चली गई। सांझी कमरे में गई तो बंटी और खुशी उससे लिपट कर रोने लगे। ये पहली बार नहीं था कि माँ के जाने के बाद बंटी तो अक्सर सांझी से लिपट कर रोता था और पिछले 6 महीने से खुशी और बंटी सांझी के साथ ही सो रहे थे। बंटी सिर्फ 7 साल का था और खुशी 11 साल की थी। मुझे मम्मी के पास जाना है, बंटी ने रोते हुए कहा। चुप हो जा यार, बहुत रो लिया भैयू, सांझी ने कहा। दीदी मम्मी से बात करा देना, खुशी ने सांझी से कहा। ठीक है, मैं करती हूँ फोन, लेकिन धीरे बात करना और मम्मी को ये सब बातें मत बताना। नहीं, मैं तो बताऊंगा, बंटी ने कहा। मैं नहीं करा रही फिर बात, सांझी ने भी जवाब दिया। सांझी की बात सुनकर फिर बंटी रोने लगा। ये देखकर सांझी ने मम्मी को फोन लगाया और बंटी को दे दिया। मम्मी, बंटी ने रो कर कहा। क्या हुआ बेटू, क्यों रो रहा है? मम्मी बोली। मम्मी घर आ जाओ ना, याद आ रही है, बंटी ने कहा। हाँ बच्चा, मैं आ जाऊंगी, तू रोना बंद कर। थोड़ी देर तक तीनों ने मम्मी से बात की और फिर फोन रख दिया। उधर माँ का दिल अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। वो अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, लेकिन राजीव की धमकियां उसे याद आ रही थी। अब कभी इस घर में कदम मत रखना। एक बार तू चली गई है, अब वापस लौट कर मत आना, और यदि वापस आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बच्चों को रोता देख वो बहुत परेशान हो गई। माँ ने सांझी से कहा कि वो परसों रीवा आ रही है, लेकिन घर न आकर कहीं बाहर मिलेगी। 2 दिन बाद सांझी बंटी और खुशी के स्कूल से आने के बाद उन्हें लेकर एक पुराने मंदिर गई, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। बंटी और खुशी वहाँ मम्मी को देखकर दौड़कर उनसे लिपट गए। सांझी ने रागिनी के बारे में भी बता दिया कि राजीव की कोई दोस्त आती है आजकल घर। उसे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, बस एक वाक्य में सब खत्म कर दिया। इधर बंटी माँ के साथ जाने की जिद करने लगा, लेकिन माँ ने उसे प्यार से समझाया तो वो समझ गया। माँ से विदा लेकर तीनों बच्चे घर आ गए। आज इतने दिनों बाद माँ से मिलकर तीनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक सब यूं ही चलता रहा। फिर रात लगभग 9 बजे जब राजीव बाहर के कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे और सांझी खिड़कियों के पर्दे लगा रही थी जो उसने आज ही धुले थे, तभी डोरबेल बजी और सांझी ने दरवाजा खोला कि रागिनी एक अन्य औरत के साथ खड़ी थी। सांझी आइए कहकर अपने काम में लग गई। अरे रागिनी, आओ आओ। ओह, माँ जी भी आई हैं, कहकर राजीव ने उस महिला के पांव छुए। ये मेरी बड़ी बेटी है, राजीव ने सांझी की तरफ हाथ कर कहा। सांझी ने नमस्ते आंटी कहा और पानी लेने अंदर ही जा रही थी कि रागिनी दनाती हुई अंदर घुस गई। सांझी फिर अंदर गई ही नहीं। उधर रागिनी पानी लेकर आई और बोली, चाय चढ़ा दी है मैंने। राजीव उसे देखकर मुस्कुरा दिए। रागिनी वापस किचन में चली गई। इधर सांझी ने पर्दे लगाए और राजीव के कमरे में जाकर धुले हुए कपड़ों पर प्रेस करने लगी। उसने दरवाजा खुला रखा था कि उसे रागिनी की हरकतें दिखती रहें।
थोड़ी देर में रागिनी चाय लेकर निकलती दिखी और बाहर के कमरे की तरफ चली गई। काफी देर तक राजीव उन दोनों से बात करते रहे, फिर उठकर अपने कमरे में आए और अलमारी का लॉकर खोलकर नोटों की 2-3 गड्डियां निकाली और उन्हें पॉलिथीन में डालकर बाहर निकल आए। सांझी देखती रह गई। थोड़ी देर बाद राजीव ने तीनों बच्चों को आवाज दी। खुशी और बंटी ऊपर के कमरे में पढ़ रहे थे। वे तीनों बाहर पहुंचे और उन्हें रागिनी की मां से मिलवाया गया। फिर वे दोनों जाने के लिए उठ खड़ी हुई। राजीव के सामने दिखावा करने के लिए रागिनी ने सांझी को गले लगाकर कहा, ठीक है सांझी बेटा, अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। रागिनी और उसकी मां राजीव से पैसे मांगने आए थे और राजीव ने खुशी खुशी दे दिए। रागिनी का इतना अटैचमेंट सांझी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रात में सांझी ने सारी बातें वंश को बताई। वंश रागिनी की नीयत समझ गया था। उसने सांझी से कहा कि वो माँ को वापस बुलाने की कोशिश करे। सांझी पिछले 6-7 महीने से यही कोशिश कर रही थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जब भी माँ से बात करती उन्हें घर वापस आने को कहती, लेकिन अब माँ थक चुकी थी। एक तरफ जहाँ वो घर नहीं आना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने बच्चों की भी चिंता होती थी। सांझी उस घर में खुद को बहुत अकेला महसूस करती। उसकी नरक जैसी जिंदगी में बस वंश ही था जिससे उसे हिम्मत मिलती थी। वो वंश से बेहद प्यार करती थी, क्योंकि वही था जो उसे मुस्कुराने की वजह देता था। सांझी दिन रात उससे बात किया करती, वरना इस घर की दीवारें तो उसे खाने को दौड़ती थी। एक अलग ही नकारात्मकता का वास था उस घर में। वंश उसके लिए सब कुछ करता। जब रोती या दुखी होती तो वंश को फोन करती और वंश उसे हमेशा एक ही गाना सुनाया करता था, जिसे सुनकर उसे सुकून मिलता। वो गाना था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन की तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसी गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये गाना सांझी और वंश दोनों के बहुत करीब था, जिसे बार बार सुनकर भी वो कभी बोर नहीं हुआ करते थे। जीवन के उस हिस्से में आने की इजाजत किसी को ना थी। वहां तो सिर्फ वंश और सांझी थे और उनका प्यार था। इसी तरह महीनों बीत गए और इस बीच रागिनी का उनके घर पर आना जाना लगा रहा। रागिनी का आना अब आम बात हो गई थी। बढ़ते दिनों के साथ सांझी और वंश का प्यार भी परवान चढ़ रहा था, लेकिन सांझी की जिंदगी में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वंश सांझी से इतना प्यार करता था, सांझी भी वंश से टूटकर प्यार करती थी। फिर आखिर क्यों ये कहानी अधूरी रह गई? सुनिए मेरे साथ सांझी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। नमस्कार।